हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यूज यानी कि प्रारंभिक वैद्युत की। हमारी सभी चैप्टर की थ्योरी क्लास जो है कंप्लीट हो चुकी है। हमारा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, इसलिए अब हम कर रहे हैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस। और एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना भी उतना ही जरूरी होता है जितना जरूरी जो है थ्योरी पढ़ना, क्योंकि थ्योरी में ना कुछ चीज़ें जो है पढ़े बिना रह जाती हैं और उन जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम एमसीक्यू में जो है कवर कर लेते हैं। ठीक है, और एमसीक्यू करने का ये फायदा भी है कि हमें पहले ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एमसीक्यू है आयोग किस तरीके से घुमाकर पूछ सकता है हमसे। ठीक है, उस चीज़ की भी प्रैक्टिस एमसीक्यू में हो जाती है। किस तरीके से सवाल बन सकते हैं, थ्योरी तो हमने पढ़ ली है लेकिन सवाल किस तरीके से बन सकते हैं वो कैसा पता चलेगा जब हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने सेफ्टी एंड हेल्थ की जो है एमसीक्यू की थ्योरी क्लास, एमसीक्यू की जो सीरीज क्लास है वो कंप्लीट कर ली है। चार्ज एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वाली क्लास भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब जो तीसरे नंबर पर हमारा जो चैप्टर है वो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है। और आज जो है हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ एमसीक्यू करेंगे जो कि पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। पहले जो एमसीक्यू जो एग्जाम हुए हैं उनके अंदर पूछे गए, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सभी रहने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है, देखिए, धारा की माप की इकाई क्या है, या फिर निम्नलिखित में से कौन सी धारा की इकाई है, यानी धारा किस में मापी जाती है। क्या वो वोल्टेज में मापी जाती है, जूल में, ओम में, या फिर एम्पेयर में मापी जाती है। ये बिल्कुल नॉर्मल सवाल है, आपको इसका जवाब पता है। धारा की जो माप है वो हमेशा एम्पेयर में मापी जाती है। किसमें? एम्पेयर में। वोल्ट जो है विद्युत विभव का मात्रक होता है, विद्युत विभव विभव ठीक है, या फिर वोल्टेज का। जूल ऊर्जा की इकाई होती है, उष्मा की भी इकाई यही होती है, जूल। ठीक है, ऊर्जा की भी और उष्मा की भी। ओम जो है रेजिस्टेंस की, ओम होती है रेजिस्टेंस की इकाई। ठीक है, और जूल जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की भी होती है, ईवी की, यानी कि ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे है विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है। विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी, एनर्जी। देखो भाई, किलो वोल्ट, किलो वाट, किलो एम्पियर, किलो वाट घंटा। याद रखना विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है किलो वाट घंटा, यानी कि KWH, किलो वाट घंटा। जो हमारे घरों में एनर्जी मीटर लगे होते हैं उनमें भी जो रीडिंग आती है वो किलो वाट आवर के अंदर ही आती है। ठीक है, किलो वाट आवर। किलो एम्पेयर करंट की, किलो वाट जो होती है वो पावर की होती है इकाई, और किलो वोल्ट विद्युत विभव की होती है। बस फर्क क्या है, आगे किलो लग गया, यानी कि मात्रा उनकी बढ़ गई है। किलो वाट घंटा। और एक बात और याद रखना, जो एक यूनिट होती है, एक यूनिट होती है जो, वो 1 KWH के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 1 KWH। और यानी कि इसको निकालते कैसे? एक यूनिट को, एक यूनिट को निकालते वाट गुणा आवर बटा में हजार। ये इस तरीके से क्या निकाली जाती है? एक यूनिट निकाली जाती है, वाट इंटू आवर बटे हजार। ठीक है, और कोई आपसे पूछ ले कि एक KWH में कितने जूल होते हैं, एक KWH में कितने जूल होते हैं, वो कैसे निकालते हैं? देखिए, किलो में हजार, हजार वाट होते हैं। और आवर में कितनी सेकंड होती हैं, एक घंटे में कितनी सेकंड होती है? 3600 सेकंड होती है, 3600 सेकंड होती है। तो यहाँ से कितना बढ़ेगा? 36 गुणा में 10 की पावर 5 जूल। अब कई बच्चों के मन में ये सवाल है कि यहाँ पर आपने सेकंड में क्यों किया, इसको आवर में क्यों नहीं किया। देखिए, वो भी आपको बताता हूं। देखिए, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? P/T, यानी कि पावर इंटू टाइम। और जो यहाँ पर ये टाइम होता है ना, ये सेकंड के अंदर होता है, और पावर वाट, यानी कि एनर्जी की जो एक इकाई है वो क्या होती है? वाट सेकंड भी होती है। एनर्जी की एक इकाई वाट सेकंड भी होती है। ये फॉर्मूला होता है एनर्जी का, E = पावर इंटू टाइम। और जो ये टाइम होता है ये सेकंड में होता है, पावर वाट। तो इस वाट सेकंड को जो है हम जूल भी कह सकते हैं, इस एक वाट सेकंड को एक जूल भी कहा जा सकता है। इसलिए जो 1 KWH है इसके मान को हम क्या कह सकते हैं? 36 गुणा 10 की पावर 5 जूल। या फिर इसको और फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्या हम? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए, अगर हम 3.6 गुणा
10⁻6 भी लिख सकते हैं। और जब एग्जाम में कभी पूछी जाएगी तो इस तरीके से भी पूछ सकता है वो, 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। एक KWH के मान का आपको पता चल गया होगा। ठीक है भाई, ये जो एक्स्ट्रा बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, इसको अपने नोट्स में लिख लेना भाई। अगले सवाल पर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहा जाता है? किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है तो क्या हो रहा है, उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहते हैं विद्युत धारा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आवृत्ति क्या होता है? 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या, यानी कि ये जो चक्कर है पॉजिटिव नेगेटिव 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाए जा रहे हैं उसको कहते हैं आवृत्ति। और भारत में होती है 50 हर्ट्ज की आवृत्ति। ठीक है, 50 हर्ट्ज। प्रतिरोध क्या होता है? विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने वाले को प्रतिरोध कहते हैं। और वोल्टेज आपको बता दिया है विद्युत विभव। ठीक है, विद्युत विभव को क्या कहेंगे? अनंत क्षेत्र से किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य, हम उसको क्या कहते हैं? विभव कहते हैं, विद्युत विभव। विद्युत विभव की डेफिनेशन क्या बनती है? अनंत क्षेत्र से किसी चार्ज को या फिर किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहते हैं। और वो जो फॉर्मूला बनता है V बराबर W/Q का, वो इसी डेफिनेशन से बनता है। यानी कि एक चार्ज को अनंत क्षेत्र से, एक आवेश को अनंत क्षेत्र से लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा का परिमाण तथा दिशा को दर्शाने हेतु सरल रेखा को एक तीर के साथ निरूपित किया जाता है। इस निरूपण को क्या कहते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया था वेक्टर और स्केलर के बारे में। किसके बारे में? वेक्टर और स्केलर के बारे में। वेक्टर को कहते हैं सदिश राशि, ठीक है, और स्केलर को कहते हैं अदिश राशि। ठीक है, और जो वेक्टर राशि होती है, वेक्टर राशि के ऊपर हम क्या है, एक तीर का निशान ऐसे लगा देते हैं, इस तरीके से तीर का निशान लगा देते हैं। और इसी सवाल में ना इसी चीज को पूछा गया है कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा का परिमाण तथा दिशा को दर्शाने के लिए, अब मैंने यहाँ पर लिख दिया वोल्टेज, इससे क्या है, इसके मान को तो दर्शा दिया, यानी कि वोल्टेज के परिमाण को तो दर्शा दिया। अब दिशा को भी दर्शाना होगा तो हम क्या है, इसके ऊपर एक तीर का निशान लगा देते हैं, तो क्या है, ये बन जाता है, दिशा को भी दर्शा देता है। ये दिशा को दर्शाने के लिए सरल रेखा को एक तीर के साथ निरूपित किया जाता है ये। ठीक है, तो इस निरूपण को क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। इसको कहते हैं सदिश राशि। क्या ऑप्शन में सदिश है? नहीं, तो यहाँ ऑप्शन में दिया गया है फेजर मात्रक। जो फेजर मात्रक होते हैं वो सदिश राशि को दर्शाते हैं। ठीक है, यानी कि वेक्टर होते हैं, और इनके द्वारा हम फेजर डायग्राम भी बना सकते हैं। इनका क्या है, हम फेजर डायग्राम भी बना सकते हैं। अदिश राशि वो होती नहीं है, प्रत्यावर्ती मात्रक नहीं, RMS मात्रक नहीं, तो फेजर मात्रक जो होते हैं वो सभी सदिश राशि सदिश मात्रक होते हैं। ठीक है ना, यानी कि वेक्टर होते हैं वो। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है? किसी पदार्थ की सतह से इलेक्ट्रॉनों का विमोचन क्या कहलाता है? देखिए, इलेक्ट्रॉनों का विमोचन होता क्या है? मान लीजिए एक पिंड है, वहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रखे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। अब जब उन इलेक्ट्रॉनों को छोड़ा जाएगा, ऐसे छोड़ा जाएगा, तो उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉनों का विमोचन। ठीक है, इस चीज को कहते हैं इलेक्ट्रॉनों का विमोचन। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की क्या, उसे इलेक्ट्रॉनों की बमबारी कहेंगे। इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन विमोचन जो होता है उसे क्या कहते हैं, ये पूछा गया इस सवाल में। इलेक्ट्रॉनों की बमबारी नहीं कहा जाता, इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन। बिल्कुल भाई, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों के विमोचन को इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन कहा जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संचलन, देखिए किसी कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन जाते, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संचलन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी तो गलत हो जाएगा। तापयनिक उत्सर्जन नहीं, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों का विमोचन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन कहलाता है। अगला सवाल पर चलते हैं। यदि आवेश प्रवाह की दर समय के साथ बदलती है तो किसी भी समय पर धारा किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है? याद रखना भाई, I बराबर dQ/dt। किसी भी समय अगर हमें आवेश प्रवाह की दर को बताना है तो उसे हम कैसे लिखते हैं? I बराबर dQ/dt। और जब आवेश की प्रवाह की दर बदलती है, किसके किसके अनुसार? समय के अनुसार बदलती है। यही सवाल में दिया गया है, यदि आवेश प्रवाह की दर समय के साथ बदलती है तो किसी भी टाइम पर धारा को किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? I बराबर dQ/dt।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। आई बराबर क्यू बटे टी क्या है, फॉर्मूला होता है इसका करंट को निकालने का, क्यू बटे टी। लेकिन यहाँ पर क्या है, आवेश प्रवाह की दर है ना समय के साथ बदल रही है। ये फॉर्मूला हमें तब यूज करना है जब आवेश प्रवाह की दर बदलती नहीं है, यानी कि निश्चित होती है, टाइम के अनुसार निश्चित होती है, तब हमें क्या है ये फॉर्मूला यूज करना होता है। लेकिन यहाँ पर आवेश प्रवाह की दर जो है समय के साथ बदल रही है, तो उसके बारे में पूछा है। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। घरेलू उपकरण सामान्यतः इनमें से किस पर काम करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं? क्या वो त्रिभुजीय तरंग आपूर्ति वोल्टेज पर, डीसी आपूर्ति वोल्टेज पर, या फिर एसी आपूर्ति वोल्टेज, या फिर चर आवृत्ति आपूर्ति पर? देखिए, जो घरों में उपकरण यूज किए जाते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन होगी, मोटर होगी, जैसे पानी वाली मोटर होती है, वो जो जितने भी उपकरण घरों में यूज होते हैं वो किसके लिए तैयार किए जाते हैं? याद रखना, वो हमेशा एसी आपूर्ति वोल्टेज के लिए ही बनाए जाते हैं। जो घरों में इन्वर्टर लगता है, इन्वर्टर, ठीक है, इन्वर्टर के आगे क्या डीसी बैटरी लगती है, तो कई बच्चे सोचेंगे कि जो डीसी बैटरी है उससे भी तो हमारे घरों में सप्लाई आती है। तो याद रखना, डीसी बैटरी से जो करंट जाता है वो इन्वर्टर में जाता है, इन्वर्टर उस डीसी को एसी में बदल देता है। और कुछ बच्चों के मन में कंफ्यूजन ये है कि वो जो डीसी है वो स्टोर कैसे की जाती है उसके अंदर। मान लो घरों में तो एसी सप्लाई आती है, तो वो डीसी, देखिए सबसे पहले क्या है, एसी दी जाती है इन्वर्टर को, एसी से क्या है इन्वर्टर उसको डीसी में बदलता है, जिससे वो बैटरी चार्ज हो जाती है। फिर जब सप्लाई घरों में से चली जाती है, तब जो ये डीसी है, इस डीसी को कन्वर्टर की हेल्प से एसी में बदला जाता है, और फिर ये एसी हमारे घरों में जो अपन हमारे उपकरण है हम उसको उससे यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सिद्धांत होता है इन्वर्टर का। पहले एसी से डीसी में बदला जाता है, जिससे डीसी बैटरी जो है में करंट स्टोर होता है। फिर जब सप्लाई जाती है घरों से, उस डीसी से एसी में बदला जाता है उस करंट को। ठीक है, फिर हमारे उपकरणों को उनसे चलाया जाता है। तो याद रखना, घरेलू उपकरण जो है वो एसी के लिए बनाए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, परिपथ यानी कि सर्किट में इलेक्ट्रॉनों को धकेलने वाले दाब को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ईएमएफ, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉनों को धकेलने के लिए किसका यूज करते हैं? ईएमएफ का, यानी कि विद्युत विभव का। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वोल्टेज जो है इलेक्ट्रॉनों को धकेलता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा गया है, एक स्थिर विद्युत फील्ड के विरुद्ध एक इकाई चार्ज को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने पर किया जाने वाला कार्य क्या है? इसकी डेफिनेशन ये मैंने अभी बताया, इसकी डेफिनेशन आपको विद्युत विभव की। क्या कहा था? अनंत क्षेत्र से एक आवेश किसी इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य, यानी कि V बराबर W अपॉन Q, ये बताया था। अब इसने क्या कहा है, एक स्थिर विद्युत फील्ड के विरुद्ध एक इकाई चार्ज को, एक यानी कि कुलाम कितना, एक इकाई चार्ज को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने पर किया जाने वाला कार्य किसका? जब इसका कुलाम का यानी कि आवेश का मान एक हो जाएगा, तो V का मान किसके बराबर हो जाएगा? W के बराबर हो जाएगा। अगर आवेश का मान कितना है, एक है, तो V का मान किसके बराबर हो जाएगा? W के। तो यही पूछा गया है कि स्थानांतरित करने पर किया जाने वाला जो कार्य है वो किसके बराबर होगा? वो वोल्टेज के बराबर होगा, वो वोल्टेज होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, वोल्टेज। उम्मीद है इतना आप सभी को समझ आ गया होगा। अब जो है नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? अभी बताया था I बराबर डी क्यू बाई डी टी, उसी के रिलेटेड ये सवाल पूछा गया। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक करंट या फिर विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत विभव वोल्टेज को कहते हैं, यानी कि अनंत क्षेत्र से एक आवेश को इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव होता है। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? विद्युत प्रवाह में का जो विरोध करता है, किसी भी चालक के अंदर विद्युत प्रवाह का जो विरोध करता है उसको कहते हैं विद्युत प्रतिरोध। धारिता को किसको कहते हैं? कैपेसिटेंस को कहते हैं, कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस का मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। अगले सवाल पर चलते हैं। आदर्श रूप में नेतांक वोल्टता स्रोत में होना चाहिए, यानी कि जो आदर्श रूप से, यानी कि आइडियल कंडीशन में पूछ रहा है ये, जो वोल्टेज सोर्स होता है
उसमें जो है प्रतिरोध कैसा होना चाहिए ये पूछ रहा है ये इस सवाल में। आप सभी को पता है कोई भी जो वोल्टेज सोर्स होता है, कोई भी जो वोल्टेज सोर्स होता है उसका खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। अब ये यही सवाल में ये पूछ रहा है जो वोल्टेज सोर्स है उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए या फिर ज्यादा होना चाहिए। और बात इसने अदर्स की कर ली है। अदर्स में या तो हम अनंत में बताते हैं या फिर शून्य में बताते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल कंडीशन नहीं पूछी इसने, आइडियल कंडीशन पूछी है। इस सवाल को आपको समझाता हूं, देखिए मान लीजिए ये एक वोल्टेज सोर्स है और यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये रेजिस्टेंस इसी वोल्टेज सोर्स का, ठीक है। और अब इससे आगे क्या है, लोड जोड़ दिया हमने या फिर नेटवर्क कह सकते हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं। लोड कनेक्ट कर दिया या फिर नेटवर्क लगा दिया आगे। अब ये वोल्टेज सोर्स किसका है, यहां से करंट जाएगा और यहां से करंट बाहर की तरफ आएगा। अब जो ये रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस इसी वोल्टेज सोर्स का है, ठीक है। वीएस लिख देता हूं इसको, वोल्टेज सोर्स। अब इस सवाल में ये पूछा गया है कि जो ये वोल्टेज सोर्स है इसका जो ये रेजिस्टेंस है आर एस लिख देता हूं, यानी कि सोर्स का रेजिस्टेंस। ये इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो आप ये बात समझिए, जब ऐसा सर्किट होता है तो हमें क्या कंडीशन चाहिए कि जो आगे लोड है ना, लोड के पास करंट ज्यादा से ज्यादा जाए या फिर जो वोल्टेज है वो ज्यादा जाए। और वोल्टेज ज्यादा कब जाएगी, जब इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप कम होगी। इस रेजिस्टेंस के अंदर, इस रेजिस्टेंस के अंदर जब वोल्टेज ड्रॉप कम होगी तब क्या है, आगे वोल्टेज पूरी जा सकती है। तो वी का फॉर्मूला, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, वी वोल्टेज ड्रॉप होता है आई आर। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, आई आर होता है। अब जो रेजिस्टेंस क्या है, जब रेजिस्टेंस इसके अंदर कम होगा तभी तो वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। समझना इस बात को, अगर प्रतिरोध कम होगा तभी तो वोल्टेज ड्रॉप कम होगा इसके अंदर। इसलिए जो ये सोर्स का जो रेजिस्टेंस है ना, वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस हमेशा कम रहना चाहिए ताकि आगे जो है ज्यादा से ज्यादा करंट जा सके या फिर वोल्टेज जा सके। इसलिए इसने बात करी है आइडियल रूप की। आइडियल रूप की हमेशा याद रखना, आइडियल कंडीशन में एक वोल्टेज सोर्स का जो रेजिस्टेंस है वो शून्य होता है। और बात अगर ये प्रैक्टिकल की कर ले, यानी कि प्रायोगिक बात कर ले, तब क्या कहेंगे हम, कम होना चाहिए। वोल्टेज सोर्स का के प्रतिरोध का मान कम होना चाहिए, कब, जब प्रैक्टिकल कंडीशन हो। और जब आइडियली पूछ ली उसने, आदर्श रूप से पूछ लिया, तो याद रखना हमेशा उसका जो प्रतिरोध है वो 0 होना चाहिए। और ये तो पूछ लिया उसने वोल्टेज सोर्स का। एक करंट सोर्स होता है, करंट सोर्स में हम क्या कहेंगे, देखिए वो भी आपको समझाता हूँ क्योंकि ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पर थोड़ा टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझ आ जाना चाहिए। ये बात कर ली आई उसकी, करंट सोर्स, उसकी वोल्टेज सोर्स की। अब बात करते हैं करंट सोर्स की। भाई करंट सोर्स में कैसा प्रतिरोध होना चाहिए, मान लेते हैं यहां पर ये एक सोर्स है, करंट सोर्स। करंट सोर्स का आपको पता है इस तरीके से बनाया जाता है। और करंट सोर्स का जो प्रतिरोध है ना वो उसके समांतर में होता है। यहां पर लोड या फिर नेटवर्क जोड़ दिया गया, ठीक है। करंट यहां से जाएगा। अब बात आती है कि जो ये आई एस है, आई आर है, यानी कि सोर्स का जो रेजिस्टेंस है उसका प्रतिरोध कम होना चाहिए या फिर ज्यादा होना चाहिए। हमेशा याद रखना जो हमारा जो करंट है वो कहां पर ज्यादा जाना चाहिए, वो इस रेजिस्टेंस के अंदर ज्यादा जाना चाहिए या फिर इस लोड के पास ज्यादा जाना चाहिए। तो आप सभी का एक ही जवाब होगा कि जो करंट है वो लोड के पास ज्यादा जाना चाहिए। इस रेजिस्टेंस के पास क्या है, कम लोड, कम करंट जाना चाहिए। तो वो कैसे जाएगा, जब इस आई आर के प्रतिरोध, इस आई आर का मान बहुत ज्यादा होगा तभी तो इसके अंदर करंट जो है आगे जा सकेगी। इसके अंदर करंट कम आएगी अगर इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो हमेशा याद रखना जब करंट सोर्स होता है आइडियल कंडीशन में, आइडियल कंडीशन में हमेशा प्रतिरोध अनंत होता है। और प्रैक्टिकल की बात करें, प्रैक्टिकल में तो अधिक होगा, ठीक है। अगर सवाल में आइडियल की बात नहीं करता है और वो प्रैक्टिकल की बात करता है तो हमेशा अधिक आपको जवाब देना है। और अगर वो आइडियल की बात करें तो अनंत देना है। और ये सवाल ना पहले पूछे गए हैं, ये तो वोल्टेज सोर्स का है और सवाल में जो है करंट सोर्स का भी पूछा गया है कि जो करंट सोर्स है उसका प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, उसका प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। और जो करंट वोल्टेज सोर्स होता है, वोल्टेज सोर्स का प्रतिरोध हमेशा शून्य होना चाहिए आइडियल कंडीशन में। अब कुछ बच्चे ना कंफ्यूजन हो जाएंगे, जो एक एम मीटर होता है, एम मीटर, एक होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर।
कंफ्यूजन आपको ही दूर कर रहा हूं, उसमें कंफ्यूजन नहीं है ना आपको। एमीटर की जो माप सीमा है उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके पैरेलल में मान लीजिए ये एमीटर है, एमीटर के पैरेलल में हम ना एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं। यहाँ पर इस तरीके से जो है कनेक्ट कर देता हूं मैं। यहाँ पर यह लोड है, मान लीजिए ये एक बल्ब लगा हुआ है, इस बल्ब के हमें ये पता करना है कि कितना करंट जा रहा है, एम्पियर कितना जा रहा है। तो उसके लिए हम इसकी माप सीमा बढ़ाएंगे एमीटर की। एमीटर की माप सीमा जब हम बढ़ाते हैं तो उसके पैरेलल में एक प्रतिरोध लगाते हैं, और इस जो ये प्रतिरोध है ना, इसका प्रतिरोध जो है बहुत कम होना चाहिए। एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए। और जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर मान लीजिए यहाँ पर हमने लगाया है, ठीक है, और यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, और उस बल्ब का हमें प्रतिरोध जोड़ना है। तो इस वोल्ट मीटर के सीरीज में क्या करते हैं हम, वोल्ट मीटर के सीरीज में एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं, और जो ये प्रतिरोध जोड़ते हैं ना, इसका प्रतिरोध हमेशा अधिक होना चाहिए, इस प्रतिरोध का मान अधिक होना चाहिए। ये बिल्कुल एक दूसरे के ना अपोजिट है। कैसे, जैसे हमने देखा करंट में, करंट सोर्स में जो रेजिस्टेंस है वो अनंत होना चाहिए, लेकिन करंट किसके द्वारा मापते हैं, एमीटर के द्वारा। एमीटर में जो प्रतिरोध है वो कम होना चाहिए। और वोल्ट मीटर का हमने देखा, वोल्ट मीटर के अंदर तो प्रतिरोध का मान ज्यादा होना चाहिए, और वोल्टेज सोर्स के अंदर प्रतिरोध का मान 0 होना चाहिए। यहाँ पर आप कंफ्यूजन दूर कर लेना इसको, और अच्छे तरीके से समझनी है ये बातें आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने अभी आपको बताई है। उम्मीद है इतना आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें आपको कंफ्यूजन आती है ना, तो आज आप ना ये क्लास देखकर कमेंट कर देना, आपको जो है नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में अच्छे तरीके से बता दूंगा, ठीक है। वैसे बताया तो अभी अच्छे तरीके से है, लेकिन कई बच्चों के समझ जो है अगर नहीं आया होगा तो आप बता देना कमेंट करके। एमीटर और वोल्ट मीटर में आपको फर्क समझ आ गया होगा कि इसके अंदर प्रतिरोध कैसा होता है और वोल्ट मीटर में कैसा होता है। अगला सवाल क्या है, डैश के लिए ईएमएफ के स्रोत की आवश्यकता होती है। यानी कि ईएमएफ के स्रोत की आवश्यकता क्यों होती है, इलेक्ट्रॉनों को भागने से रोकने के लिए? नहीं भाई, इलेक्ट्रॉनों को बल्कि धक्का लगाने का कार्य करता है ईएमएफ। असंतुलित परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों को इंसुलेट करना, असंतुलित परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन, नहीं भाई ये तो बिल्कुल ही नहीं बनता। इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करना, बिल्कुल भाई ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने के लिए हम ईएमएफ स्रोत की आवश्यकता होती है, ठीक है। चालकता के गुण को प्रतिरोध में बदलना, नहीं ऐसा कोई तरीका नहीं है चालकता, ठीक है। अगला सवाल क्या है, चालकता को निम्नलिखित में अभिव्यक्त किया जाता है। यानी कि चालकता की जो इकाई है वो क्या होती है। देखिए यहाँ पर भी है जो कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है, और जो कंफ्यूजन है वो बनती है, हर किसी को होती है कंफ्यूजन। देखिए दो शब्द होते हैं, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को क्या कहते हैं हिंदी में, चालकत्व कहते हैं, चालकत्व, ठीक है। एक शब्द होता है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को लिखते हैं चालकता, या फिर विशिष्ट चालकता भी इसको लिख देते हैं, विशिष्ट चालकता। इतना समझ आ गया। जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस को किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। कंडक्टेंस को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमें पता है आर का समानुपाती क्या होता है, 1/G होता है। और जो चालकता है, कंडक्टिविटी को हम लिखते हैं सिग्मा से, जो कि रो का विपरीत होता है। एक मिनट, रो का विपरीत क्या होता है, सिग्मा होता है। और कंडक्टिविटी को किससे लिखते हैं, सिग्मा से ही हम लिखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो सवाल में पूछा गया है ना, चालकता, चालकता की इकाई, यहाँ पर चालकता पता किसको है, यहाँ इस कंडक्टेंस को चालकता बताया गया है, इस कंडक्टेंस को चालकता लिखा गया है। ये सवाल पूछा गया था यूपीपीसीएल के एग्जाम में, यूपीपीसीएल। तो ऐसे सवालों को कैसे सोल्व करना है, जब भी इस तरीके का सवाल आ जाए तो आपको हमेशा इंग्लिश पढ़नी है, कि इंग्लिश में कंडक्टिविटी लिखा गया है या फिर कंडक्टेंस लिखा गया है। क्योंकि कई बार जो है कंडक्टेंस को चालकता भी लिख देते हैं, और यूपीपीसीएल ने ऐसा ही किया है, इस कंडक्टेंस को ही चालकता लिखा है, इस कंडक्टेंस को ही चालकता लिखा है। और कई सवालों में जो है कंडक्टिविटी को चालकता लिखते हैं। इसलिए हमेशा आपको इंग्लिश पढ़नी है इस तरीके के एग्जाम, इस तरीके के सवालों में, कि चालकता को जो है कंडक्टिविटी लिखा है या फिर कंडक्टेंस लिखा है। तो आप सभी को पता है जो चालकता है, यानी कि जो कंडक्टेंस है, उस कंडक्टेंस की इकाई होती है महो। क्या होती है, महो।
यानी कि आर का विपरीत होता है जी, और रेजिस्टेंस का उल्टा होता है ओम, और इसका जी का मात्रक होता है मोह। यानी कि अगर हम इसको उल्टा करके लिख दे तो मोह बन जाता है। अब जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी का मात्रक होता है मोह प्रति मीटर। किसका मात्रक होता है? कंडक्टिविटी का। क्या होता है? मोह प्रति मीटर। देखिए यहां पर आपको बताता हूं, जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? ओम। और रेजिस्टेंस को हम लिखते हैं आर समानुपाती 1/जी से, ठीक है। और जी का जो मात्रक होता है यानी कि कंडक्टेंस का, इसको लिखते हैं इस तरीके से, यानी कि मोह, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब जो कंडक्टिविटी होती है ना, कंडक्टिविटी, उसका विपरीत क्या होता है? रजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी का विपरीत क्या होता है? रजिस्टिविटी। और रजिस्टिविटी को लिखते हैं इसे रो से, और कंडक्टिविटी को लिखते हैं सिग्मा से। रजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है? ओम मीटर, ओम मीटर। और सिग्मा का होता है महो प्रति मीटर, महो प्रति मीटर, ठीक है ना। जो आपका डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। और एक बार फिर से बताता हूँ, अगर इस ऐसे सवाल पूछ ले तो आपको क्या करना है? इंग्लिश पढ़नी है ऐसे एग्जाम में, ऐसे सवालों में, ठीक है ना। यहाँ पर जो है यूपीपीसीएल ने चालकता को, कंडक्टेंस को चालकता लिखा हुआ है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है? विद्युत सामग्री के उस गुण को क्या कहते हैं जिसके कारण उसमें से धारा प्रवाहित होती है? यानी कि कोई कंडक्टर है, उसके अंदर से जब करंट जाती है, उसके गुण को क्या कहते हैं जो उसके सुगमता प्रदान करते हैं उस विद्युत गुजरने के लिए, उस चालक के अंदर धारा को गुजरने के लिए उसके अंदर सुगमता प्रदान करता है, उसको क्या कहते हैं? क्या अग्राहिता कहते हैं, प्रेरक चालकता, या फिर हमें उसको कहते हैं चालकता। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। प्रतिरोध तो क्या है? उसके प्रवाह का विरोध करता है, लेकिन चालकता उसको सुगमता प्रदान करता है। अगला सवाल है, शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में परिपथ में करंट प्रवाहित होगा। कितना करंट प्रवाहित होता है शॉर्ट सर्किट में की कंडीशन में? आपको याद रखना है, जो रेजिस्टेंस है उसका मान 0 हो जाता है, ठीक है। कब? शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में। और आई का मान हो जाता है अनंत, यानी कि बहुत ज्यादा। ये किस कंडीशन में है? शॉर्ट सर्किट की। और बात करें ओपन सर्किट की, यानी कि ओसी की, ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस का मान अनंत हो जाता है और करंट का मान 0 हो जाता है। तो यहां पर पूछा गया है शॉर्ट सर्किट की स्थिति में, शॉर्ट सर्किट की स्थिति में होगा भाई अनंत, शॉर्ट सर्किट में अनंत करंट प्रवाहित होगा, यह मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल क्या है? एक ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें अनंत प्रतिरोध होता है। अभी आपको बताया अनंत प्रतिरोध किसके अंदर होता है? ओपन सर्किट के अंदर। तो ओपन सर्किट के अंदर क्या है? एक अनंत प्रतिरोध होता है। जिसमें अनंत प्रतिरोध होता है उसको क्या कहते हैं? ओपन सर्किट। शॉर्ट सर्किट नहीं कहेंगे, क्योंकि शॉर्ट सर्किट में तो शून्य प्रतिरोध होता है। ग्राउंड नहीं कहेंगे, ठीक है। ग्राउंड भी जो है, क्योंकि जब कोई तार है, मान लीजिए वो तार टूट कर क्या है, इस ग्राउंड पर धरती में पड़ जाती है, तो इस धरती के अंदर क्या है? बहुत सारा करंट जाता है, तो इसलिए इसका प्रतिरोध भी जो है अनंत नहीं होता है, शून्य ही हो जाता है लगभग, क्योंकि ये भी एक शॉर्ट सर्किट के जैसी कंडीशन बन जाती है। अगला सवाल देखते हैं। लघु परिपथ ऐसा परिपथ होता है जिसमें तार के छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल होता है। तार के छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल, ये तो कोई बात नहीं बनी भाई, ठीक है ना। जो केवल कम दूरी तक फैला होता है, ऐसा भी नहीं है। जिसका प्रयोग प्रकाश मंद करने के लिए किया जाता है, प्रकाश को कम करने के लिए नहीं। जो धारा के प्रवाह के लिए बहुत कम प्रतिरोध प्रदान करता है, बिल्कुल भाई। जो धारा के प्रवाह के लिए बहुत कम प्रतिरोध प्रदान करे उसको कहते हैं लघु परिपथ। क्योंकि अभी आपको बताया शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में प्रतिरोध, इसका करंट का मान हो जाता है अनंत और प्रतिरोध का मान हो जाता है शून्य, यानी कि बहुत कम। अगला सवाल क्या है? एक डैश में धारा प्रवाहित नहीं होगी। कौन से परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी? खुले परिपथ में, यानी कि ओपन सर्किट में, क्योंकि ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस हो जाता है अनंत, इसलिए खुले परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित नहीं होगी। बंद परिपथ के अंदर तो धारा प्रवाहित करेगी, और शॉर्ट सर्किट के अंदर भी बहुत ज्यादा करेगी, समांतर में भी करेगी और श्रेणी में भी करेगी अगर वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है तो। लेकिन खुला परिपथ यानी कि ओपन सर्किट एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो जाता है और करंट उसके अंदर से नहीं गुजरता है।
अगला सवाल क्या है, एक परिपथ जिसमें न तो कोई ऊर्जा स्रोत होता है और न ही ईएमएफ स्रोत होता है, यानी कि उसके अंदर वोल्टेज सोर्स ही नहीं लगा हुआ, वोल्टेज सोर्स ही नहीं लगा हुआ, या फिर कोई भी पावर सोर्स, एनर्जी सोर्स, सॉरी, एनर्जी सोर्स नहीं लगा हुआ, तो ऐसे सर्किट को क्या कहते हैं? याद रखना, ऐसे सर्किट को जो है निष्क्रिय परिपथ यानी कि पैसिव सर्किट कहते हैं, पैसिव सर्किट कहते हैं। ठीक है, एक्टिव सर्किट किसे कहते हैं? जिसके अंदर अन्य सर्किट, अन्य उनके साथ एलिमेंट के साथ वोल्टेज सोर्स या फिर एनर्जी सोर्स भी लगा होता है, उसको कहते हैं सक्रिय परिपथ। एक पक्षीय और द्विपक्षीय आपको बताया हुआ है, यानी कि यूनिलेटरल और बायलेटरल। यूनिलेटरल जिसके अंदर जो करंट है केवल एक ही दिशा से जा सकता है, द्विपक्षीय यानी कि बायलेटरल जिसके अंदर करंट जो है दोनों तरफ से आ सकता है। एक पक्षीय का जो एग्जांपल है वो क्या होते हैं? डायोड। और द्विपक्षीय का रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टर हो गया और कैपेसिटर हो गया। इनके द्वारा, इनके अंदर क्या है, कहीं से भी हम करंट दे सकते हैं, लेकिन डायोड के अंदर जो है एक पक्षीय, एक ही तरफ से हम करंट दे सकते हैं। दूसरी तरफ से अगर करंट देंगे तो वो बैरियर का कार्य करता है, क्योंकि किस तरीके से इसका डायग्राम बनता है, देखिए इसका डायग्राम बनता है इस तरीके से डायोड का। अगर करंट इस तरफ से जाएगी तो ओके है, लेकिन इस तरफ से अगर हम करंट को देंगे तो क्या ये बैरियर का कार्य करेगा यहाँ पर। तो जो बाइलेटरल होता है, बाइलेटरल का एग्जांपल है आरएलसी, और एक पक्षीय यानी कि यूनिलेटरल का एग्जांपल है डायोड। अगला सवाल क्या है, बिजली माध्यम नियंत्रक यानी कि स्विचेस जो होते हैं जिनके द्वारा हम बिजली को कंट्रोल करते हैं, एमसी वगैरह होगी, जो स्विच हो गए, और उपभोक्ता उपकरण युक्त एक सर्किट को क्या कहते हैं? यानी कि कोई सर्किट है, उस सर्किट के अंदर विद्युत मात्रा यानी कि स्विच भी लगे हुए हैं, उपभोक्ता का लोड भी लगा हुआ है, यानी कि विद्युत उपकरण भी है, तो ऐसे सर्किट को क्या कहते हैं? क्लोज सर्किट कहते हैं, या फिर शॉर्ट सर्किट, या रिसाव सर्किट, या खुला सर्किट। देखो भाई, खुला सर्किट तो उसको कहते हैं जहां पर जो है लोड नहीं कनेक्ट किया गया। मान लीजिए यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स तो लगा दिया है, लेकिन आगे क्या है, कोई लोड नहीं कनेक्ट किया, तो ऐसे को कहते हैं ओपन सर्किट। या फिर ओपन सर्किट उसे भी कहते हैं, मान लीजिए लोड जो है कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर बल्ब लगा दिया, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये तार टूट गई है, इसको कहेंगे ओपन सर्किट। रिसाव सर्किट यानी कि रिसाव सर्किट उसको कहते हैं जब जो करंट है मेन सर्किट से अलावा कहीं और पर भी बहने लग जाए, यानी कि कोई तार है वो टूट कर जो है जमीन में गिर गई है, तो करंट क्या है, उस जमीन में गुजरने लग गया है, तो उसको कहते हैं रिसाव सर्किट। तो ऐसे सर्किट तो इसके बारे में पूछा नहीं हुआ है। शॉर्ट सर्किट किसे कहते हैं? जब जो है करंट लोड के बिना कहीं और से जुड़ जाए। कैसे? देखो भाई, ये एक बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, जब तार जो है कि इस यहाँ से लेकर, एक मिनट, यहाँ से डायरेक्ट ऐसे जुड़ जाए, करंट कहाँ से जाएगी? इस बल्ब में से नहीं जाएगी ये, बल्कि करंट जो है यहाँ से होकर इधर से बैटरी में फिर आ जाएगा। इस कंडीशन को कहते हैं शॉर्ट सर्किट कंडीशन, यानी कि इस बल्ब के पास क्या है, करंट पहुंच ही नहीं पाएगा, इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। तो ऐसे सर्किट के बारे में भी नहीं पूछा सवाल में। सवाल में पूछा गया है जिसके अंदर स्विच भी लगे हुए हैं, उपभोक्ता उपकरण भी लगे हुए हैं, उसको कहते हैं क्लोज्ड सर्किट। यानी कि यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है, और यहाँ पर एक बल्ब। तो ऐसे सर्किट को कहते हैं, जब हम इस बटन को दबा देंगे तो ये सर्किट एक क्लोज सर्किट बन जाएगा, एक बंद सर्किट। अगले सवाल पर चलते हैं भाई। अगला सवाल क्या है, अंतरराष्ट्रीय ओम जो प्रतिरोध की ही इकाई होती है, एक अंतरराष्ट्रीय ओम, ठीक है ना, उसे कैसे परिभाषित किया जाता है? याद रखना, उसे पारे के स्तंभ के साथ परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय ओम जो होता है उसको किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? पारे के स्तंभ यानी कि जो मरकरी होता है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ओम को किसके द्वारा परिभाषित किया गया? पारे के स्तंभ के द्वारा परिभाषित किया गया। और याद रखना, एक ओम के अंदर, एक अंतरराष्ट्रीय ओम के अंदर 1.0049 ओम होते हैं। एक अंतरराष्ट्रीय ओम के अंदर कितना मान होता है प्रतिरोध का? 1.000049 ओम होता है, ठीक है ना, एक अंतरराष्ट्रीय ओम का मान। अगला सवाल क्या है, इनमें से कौन सा कथन एक सीरीज और समांतर डीसी सर्किट दोनों के लिए सही है? यानी कि सीरीज और डीसी के लिए, दोनों के लिए सही है। ऑप्शन देखते हैं क्या पूछा गया है। एलिमेंट में अलग अलग करंट होंगे। एलिमेंट यानी कि सर्किट के अंदर क्या है, अलग अलग करंट होंगे? नहीं, अलग अलग करंट कब होंगे? पैरेलल कंडीशन में होंगे केवल।
जब समांतर की बात करेगा तब ऑप्शन नंबर ए सही हो सकता था कि एलिमेंट में जो है अलग अलग करंट होते हैं। लेकिन सीरीज के अंदर क्या होता है, मान लीजिए कितने भी आप रेजिस्टेंस लगा दो एक सर्किट के अंदर, सभी के अंदर क्या है, समान मान की करंट जाएगी, सभी के अंदर समान मान का करंट जाएगा। लेकिन अगर पैरेलल की बात करें, पैरेलल में क्या है, हर एक प्रतिरोध के अंदर से अलग करंट जाएगा, उनके मान के ऊपर डिपेंड करेगा, प्रतिरोध के मान के ऊपर डिपेंड करेगा कितना करंट जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल क्या है, करंट संयोजक होंगे। करंट यानी कि करंट की जो कंडीशन होगी वो जुड़ने वाली होगी, नहीं, करंट कब जुड़ेगा, समांतर के अंदर जुड़ेगा करंट। यानी कि एक प्रतिरोध इस तरीके से लगा दिया, एक प्रतिरोध ऐसे लगा दिया, अब जितना करंट जाएगा यहां से, इसके अंदर कितना जा रहा है और इसके अंदर कितना करंट जा रहा है वो हम जोड़ सकते हैं। लेकिन सीरीज के अंदर क्या है, हर एक एलिमेंट के अंदर सेम करंट जाएगा, तो वहां पर करंट जुड़ने वाला नहीं होगा। वोल्टेज संयोजक होते हैं, नहीं, वोल्टेज संयोजक कब होंगे, सीरीज के अंदर। अगर सीरीज सर्किट होगा तब क्या है, वोल्टेज संयोजक हो सकते हैं। लेकिन पैरेलल के अंदर अगर 24 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है ना, तो ऊपर वाले प्रतिरोध के अंदर भी 24 वोल्ट जाएगा और बीच वाले जो नीचे वाला प्रतिरोध है इसके अंदर भी 24 वोल्ट ही जाएगा, चाहे इनका मान कितना भी हो, ठीक है ना। तो वोल्टेज संयोजक केवल सीरीज में हो सकते हैं, पैरेलल में नहीं। तो इसके ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, बी भी गलत है और सी भी गलत है। पावर संयोजक होते हैं बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा कि जो ऐसे सर्किट होते हैं, सीरीज सर्किट और डीसी सर्किट जो होते हैं, उनके अंदर हम पावर को जोड़ते हैं, यानी कि इसके द्वारा कितनी पावर की खपत की जा रही है और इसके अंदर कितनी पावर की खपत की जा रही है उसको हम जोड़ सकते हैं। इसी तरीके से सीरीज सर्किट है, इसके अंदर कितना पावर की खपत की गई है, इसके अंदर कितनी पावर की खपत और इसके अंदर कितनी खपत, इन तीनों को हम जोड़ सकते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि एक सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट के अंदर पावर जो है जुड़ने वाले होते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, परिपथ में धारा के प्रवाह के विरोध को क्या कहते हैं। कि कोई सर्किट है उसके अंदर धारा के प्रवाह का विरोध हो रहा है, किसके द्वारा विरोध होगा, उसका विरोध जो है रेजिस्टेंस के द्वारा होगा। कंडक्टेंस तो जो है उसमें सुगमता प्रदान करेगा धारा के प्रवाह के लिए, लेकिन रेजिस्टेंस क्या है, उस धारा के प्रवाह का विरोध करेगा, ठीक है। करंट आपको पता है, करंट की इकाई क्या होती है, एम्पेयर, विद्युत विभव की वोल्ट। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड लैंप के समांतर कनेक्शन में समान है। यानी कि कोई बल्ब है, एक बल्ब मान लीजिए ये हो गया, एक बल्ब जो है ये हो गया, दो लगा देते हैं हम, और ये बल्ब लगा दिए पैरेलल में, ये बल्ब लगा दिए पैरेलल में। अब सवाल में ये पूछा है कि इन बल्बों के अंदर क्या समान जाएगा, क्या इनके अंदर वोल्टेज समान जाएगा, क्या इनके अंदर विद्युत धारा समान जाएगी, क्या ऊर्जा समान जाएगी, फिर विद्युत की खपत समान जाएगी। इसका आपको पता है, मान लीजिए अगर 24 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर लगाई गई है तो इस बल्ब के अंदर भी 24 वोल्ट की बैटरी, 24 वोल्ट की वोल्टेज जाएगी और इस बल्ब के अंदर भी 24 वोल्टेज ही जाएगी। तो याद रखना, समांतर के अंदर वोल्टेज हमेशा समान रहती है, चाहे कितने भी बल्ब लगा लो, वोल्टेज हर एक के अंदर समान जाएगी। विद्युत धारा की अगर सीरीज की बात करता तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता। ऊर्जा नहीं, विद्युत की खपत, विद्युत की खपत जो है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये 100 वाट का बल्ब है कि ये 50, अगर ये 50 वाट का बल्ब है तो इनके अंदर क्या है, विद्युत की खपत अलग अलग होगी। अगर इनके अंदर विद्युत की खपत अगर हमें समान करनी है तो दोनों बल्ब जो है समान मान के होने चाहिए। लेकिन सवाल में ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं दी गई कि जो बल्ब है वो समान मान के हैं, ऐसा नहीं बताया गया सवाल में, ठीक है ना। अगला सवाल क्या पूछा गया है, उड़ते विमान द्वारा उत्पन्न ऊर्जा डैश कहलाती है। देखिए, जो ऊर्जा है वो दो प्रकार की होती है, एक वो स्थितिज ऊर्जा होती है और एक गतिज ऊर्जा होती है। तो इन्होंने पूछा है जो स्थितिज ऊर्जा है, ओ सॉरी, जो उड़ता हुआ विमान है उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा होगी या फिर गतिज ऊर्जा होगी। याद रखना, स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला वो क्या कहते हैं, उसको mgh कहते हैं। h यहाँ पर हाइट को दर्शाता है, mg यहाँ पर जो है ग्रेविटी को दर्शाता है। गतिज ऊर्जा क्या होते हैं, 1/2 mv²। यानी कि एक बात आपको ध्यान रखनी है, स्थितिज ऊर्जा जब होगी जब कोई चीज कोई हाइट पर होगी, क्योंकि इसके अंदर एच आ जाता है ना, हाइट आ जाती है। अगर कोई भी वस्तु हाइट पर है तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा है। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या जो उड़ता हुआ विमान है वो कुछ ना कुछ हाइट होगी, वो कुछ ना कुछ ऊंचाई पर तो होगा, बिल्कुल। तो उड़ते हुए विमान के अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है। और गतिज ऊर्जा कब होती है, जब किसी भी चीज के अंदर कोई गति होती है। मान लीजिए हम दौड़ रहे हैं, ठीक है,
और स्थितिज ऊर्जा को और दो एक एग्जांपल दूं, जैसे खींचा हुआ तीर, यानी कि तीर कमान के अंदर कोई हम तीर को पीछे की ओर खींच देते हैं तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा है। अगर हम किसी ऊंचाई पर यानी कि कोई छत पर बैठे हुए हैं तो हमारे अंदर स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है। गतिज ऊर्जा कब होगी? जब हम उस तीर जो हमने खींचा वो अगर हम उस तीर को छोड़ दे यानी कि उसके अंदर वेग लगा दे, वी को क्या होगी यहाँ पर वेलोसिटी होगा, यानी कि उस तीर के अंदर वेग आ जाएगा। जब हम बंदूक से गोली चलाते हैं तो उसके अंदर भी वेग होगा। और जब जो विमान है वो उड़ रहा है, ये उड़ रहा है यानी कि चल भी तो रहा है वो, यानी कि उसके अंदर कोई गति भी तो है, तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा भी होगी। यानी कि उड़ते हुए विमान के अंदर स्थितिज ऊर्जा भी होगी और गतिज ऊर्जा भी होगी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों। उड़ते हुए विमान के अंदर स्थितिज ऊर्जा यानी कि जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। स्थितिज ऊर्जा को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी और गतिज ऊर्जा को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों ही एनर्जी होती है। स्थितिज ऊर्जा के मैंने आपको एग्जांपल दे दिए हैं, जैसे कहीं पर भी ऊंचाई की बात हो तो काइनेटिक एनर्जी होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। और वेग की बात करें यानी कि गति की बात करेंगे तो गतिज ऊर्जा होगी यानी कि काइनेटिक एनर्जी होगी। समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है? विद्युत ऊर्जा कहाँ से प्राप्त की जा सकती है, यानी कि विद्युत का उत्पादन कहाँ कहाँ से कर सकते हैं हम? रासायनिक ऊर्जा बिल्कुल सेल के द्वारा हम कर सकते हैं। यांत्रिक ऊर्जा जनरेटर के अंदर या फिर अल्टरनेटर के अंदर यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा हम विद्युत ऊर्जा को बदल सकते हैं। प्रकाश ऊर्जा बिल्कुल सोलर सेल के द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। जल ऊर्जा बिल्कुल हाइड्रो पावर प्लांट जो होते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर हम जल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। तो उसका ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। यानी कि विद्युत ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा से भी बदल सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा से भी बदल सकते हैं, प्रकाश ऊर्जा से भी और जल ऊर्जा से भी। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है? इनमें से क्या बिजली का चालन कर सकता है? इनमें से किसके अंदर से जो है बिजली गुजर सकती है? पानी के अंदर से बिल्कुल गुजर सकती है। केवल इन्होंने साधारण पानी की बात करी है, यहाँ पर आशुद्ध जल की बात नहीं करी। आशुद्ध जल होता है शुद्ध जल, यानी कि अशुद्ध जल को जो है हम इंसुलेटर मानते हैं। क्या मानते हैं? इंसुलेटर। ट्री लिम्ब क्या होता है? जैसे एक ट्रांसफार्मर के अंदर लिम्ब होता है ना, उसी तरीके से एक ट्री लिम्ब होता है। मानव शरीर के अंदर से भी विद्युत जा सकती है, क्योंकि मानव शरीर का प्रतिरोध भी बहुत कम होता है। कॉपर के अंदर से तो विद्युत जाती ही है, कंडक्टर के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं कॉपर का। तो इसका ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। यानी कि इन सभी से जो है विद्युत की सप्लाई को गुजारा जा सकता है। पानी के तो अंदर से भी, ट्री लिम्ब से भी, मानव शरीर से भी और कॉपर से भी, यानी कि इन सब। ठीक है भाई। तो दोस्तों आज की क्लास में जो है इतना ही करते हैं, क्योंकि क्लास जो है ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के कुछ जो है एमसीक्यू आज की क्लास में हमने करे। अगर आपको कोई भी पॉइंट जो है समझ नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपको जो है नेक्स्ट क्लास में दोबारा बताएंगे। ठीक है ना। और अगर आपका कोई दोस्त जो हरियाणा एलएमएसए की तैयारी कर रहा है, उसे भी आप हमारी इन क्लासेस के बारे में बता सकते हैं। हमने थ्योरी का सिलेबस जो है कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई थ्योरी पढ़ना चाहता है तो उसे बता सकते हैं, और कोई एमसीक्यू पढ़ना चाहता है तो उसे भी बता सकते हैं, क्योंकि हमने जो है एमसीक्यू की सीरीज जो अपने चैनल पर स्टार्ट कर दी है। और ये भी हम जो है सभी चैप्टर वाइज करेंगे, ये नहीं है कि मिक्स करेंगे। मिक्स कब करेंगे हम? जब हम एमसीक्यू को चैप्टर वाइज पढ़ लेंगे ना, उसके बाद हम मिक्स भी करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में।